स्ट्रीम में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने की वजह से अपनी क्लास बीच में बंद हो गई। तो कोई बात नहीं, इसको आगे देख लेते हैं। तो हम लोगों ने अभी देखा था किसको लेकर, गॉल ब्लैडर और जो है लिवर और डक्ट को लेकर देखा था हमने, हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। फिर हमने बात की आगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बाइल हैज नो एंजाइम, बाइल में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। ठीक है, बाइल हम बोल सकते हैं अकेला ऐसा डाइजेस्टिव जूस है जिसमें कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन क्या प्रेजेंट होता है, बाइल पिगमेंट्स पाए जाते हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, बाइल सॉल्ट्स पाए जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है और फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं। दीज आर द कंटेंट, ये वो कंटेंट होते हैं। आगे आते हैं पैंक्रियाज की बात करें। सो पैंक्रियाज जो है सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये बॉडी में सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। इट इज प्रेजेंट नियर द डुओडेनल लूप, जो सी शेप का लूप है, सी शेप का लूप है, वहां पर ये प्रेजेंट होती है और डुओडेनल लूप में प्रेजेंट होती है। इट इज अ क्रीम कलर्ड हेट्रोक्राइन ग्लैंड, हमें मालूम है ये मीजोक्राइन ग्लैंड है, इसी को हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है। कैसी होती है, क्रीम कलर्ड यानी येलोइश कलर की होती है। इट हैज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन पार्ट, दोनों ही पार्ट प्रेजेंट है। अगर एक्सोक्राइन पार्ट की बात करें तो एक्सोक्राइन पार्ट में पैंक्रियाटिक डक्ट पाया जाता है जो ओपन होता है डुओडेनम में अलोंग विद बाइल डक्ट या हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। बाइल डक्ट या हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट के साथ ये ओपन होता है। ठीक है, एक्सोक्राइन पार्ट क्या सिक्रीट करता है, अल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। क्या क्या प्रेजेंट होते हैं पैंक्रियाटिक जूस में, तो इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ट्रिप्सिनोजन हो गया, काइमोट्रिप्सिनोजन हो गया, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज हो गया, अमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ये वो इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं पैंक्रियाटिक जूस में। नेक्स्ट आता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की बात करें तो क्रिप्ट ऑफ लिवर कुने, इसमें क्रिप्ट वही क्रिप्ट हमने जो अभी देखा था स्ट्रक्चर में, क्रिप्ट ऑफ लिवर कुने कंसिस्ट ऑफ म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल्स और एंजाइम सिक्रेटिंग पैनिथ सेल। याद रखना, म्यूकस सिक्रेट करने वाली गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होती हैं और एंजाइम सिक्रेट करने वाली पैनिथ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। स्टमक में एंजाइम सिक्रेट करने वाली जाइमोजन सेल्स होती हैं जिन्हें पेप्टिक सेल्स या चीफ सेल्स भी कहा जाता है। फिर आता है ब्रूनर्स ग्लैंड जो कि डुओडेनल ग्लैंड है, ब्रूनर्स ग्लैंड है। confined to submucosa of duodenum secretes mucus only, submucosa में प्रेजेंट होती है और म्यूकस सिक्रेट करती है, यानी इंटेस्टाइनल वॉल में प्रेजेंट होती है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड सिक्रेट्स अल्कलाइन इंटेस्टाइनल जूस, ये अल्कलाइन इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट करता है जिसे सकस एंटेरिकस कहते हैं। क्या कहते हैं, सकस एंटेरिकस। इट कंटेन एंजाइम्स, इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज एक्सेट्रा। साथ ही यहां पर एक और बात आ जाती है कि द बाइकार्बोनेट एंड म्यूकस प्रोवाइड अल्कलाइन मीडियम एंड प्रोटेक्ट इंटेस्टाइनल म्यूकोजा। तो बाइकार्बोनेट और जो म्यूकस सिक्रेट होता है ये अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है और इंटेस्टाइनल म्यूकोजा को प्रोटेक्ट करता है, याद रखना। डाइजेशन की बात करें, फिजियोलॉजी पे आ जाते हैं, जो प्रोसेस है डाइजेशन का। तो डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड को छोटे छोटे एब्जॉर्बेबल फॉर्म में ब्रेक किया जाता है, सिंपल फॉर्म में ब्रेक किया जाता है, जिसमें मैकेनिकल मैस्टिकेशन, मैकेनिकल फोर्स यानी च्यूइंग अप्लाई करते हैं, डेग्लूटिशन, स्वेलिंग या पेरिस्टाल्सिस, वेव लाइक मूवमेंट अप्लाई किया जाता है। ठीक है, बोलस थ्रू द गट बाय मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की बात हो रही है, पेरिस्टाल्सिस वेव लाइक मूवमेंट जो है अप्लाई होता है। अब जो फूड है क्या किया उसमें हमने, कॉम्प्लेक्स जो है लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल माइक्रो मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देते हैं जिससे कि वो एब्जॉर्ब हो जाए, इसी को बोला जाता है डाइजेशन। बक्कल कैविटी या माउथ कैविटी में डाइजेशन की बात करें तो केवल यहाँ पे स्टार्च का डाइजेशन होता है। ठीक है, केवल किसका डाइजेशन होता है, स्टार्च का डाइजेशन होता है। टाइलिन कन्वर्ट स्टार्च पॉलीसेकेराइड्स इनटू डाइसेकेराइड्स, टाइलिन जो है पॉलीसेकेराइड्स को डाइसेकेराइड में कन्वर्ट कर देता है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अबाउट 30% ऑफ स्टार्च इज डाइजेस्टेड बाय टाइलिन। 30% स्टार्च का डाइजेशन कैसे होता है, टाइलिन से होता है। स्टार्च की बात करें तो सलाइवरी अमाइलेज,
ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवरी अमाइलेज, इसमें एंजाइम पाया जाता है जो स्लाइटली एसिडिक पीएच 6.8 पर एक्ट करता है, माल्ट और स्टार्च को ब्रेक कर देता है। जो माउथ में जो स्टार्च डाइजेस्ट होता है वो बेटा कुक्ड स्टार्च है, रॉ स्टार्च नहीं होता, मालूम होना चाहिए। तो ये माल्टोज, आइसोमाल्टोज और सम अमाउंट ऑफ डेक्स्ट्रिन्स में ब्रेक कर देता है इसको, स्टार्च को। स्टमक में डाइजेशन की बात करें तो स्टमक स्टोर्स फूड अबाउट 4 to 5 hours। इट इज मिक्स्ड विद गैस्ट्रिक जूस बाय द चर्निंग मूवमेंट। ये चर्निंग मूवमेंट अप्लाई करता है जिसकी वजह से ये डाइजेस्टिव जूस को मिक्स करता है फूड में। इट इज कन्वर्टेड इनटू एसिड पेस्टी फॉर्म। एसिडिक पेस्टी फॉर्म में फूड को कन्वर्ट कर देता है जिसे काइम कहा जाता है। याद रहे, जब हम फूड को स्वेलो करते हैं आफ्टर मिक्सिंग विद सलाइवा तो उसे बोलस कहा जाता है, और जब वो गैस्ट्रिक जूस में मिक्स हो जाता है तो उसे काइम कहते हैं। बच्चों याद रखना, काइम। क्या क्या डाइजेशन होता है स्टमक में, तो अगर हम बात करें पेप्सिनोजेन जो कि इनएक्टिव है, HCl उसे एक्टिवेट करता है एक्टिव पेप्सिन में। प्रोटीन जो कि पेप्सिन से एक्टिवेट होता है, प्रोटीन जो कि पेप्सिन से डाइजेस्ट होता है, जो पेप्सिन एक्टिव हुआ है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है किस फॉर्म में, प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स के फॉर्म में। पेप्टोन्स को ही पेप्टाइड्स कहा जाता है। प्रोरेनिन जो कि इनएक्टिव फॉर्म है उसे भी HCl एक्टिवेट करता है रेनिन के फॉर्म में। और रेनिन जो है मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करता है जिसे कैसीन कहा जाता है, उसे पैरा कैसीन में चेंज करता है। फिर पैरा कैसीन को कैल्शियम से ट्रीट करके जो है कर्ड फॉर्मेशन होता है जिसे कैसेशन ऑफ मिल्क कहा जाता है। कर्ड फॉर्मेशन होता है और ये पाया जाता है किसमें, ओनली इन इन्फेंट्स में जो न्यूबॉर्न होते हैं, 1.5 years तक की एज वाले जो बच्चे होते हैं उन्हें इन्फेंट्स कहा जाता है। 18 महीनों तक की जो एज है उसे इन्फेंट्स कहते हैं। कैल्शियम पैराकैसिनेट पर फिर पेप्सिन एक्ट करता है और पेप्टोन में ब्रेक करता है। तो याद रखना, मिल्क प्रोटीन में पहले कौन एक्ट करता है, ठीक है, मिल्क प्रोटीन में पहले कौन एक्ट करता है, तो रेनिन एक्ट करता है, और फिर कैल्शियम पैराकैसिनेट पे एक्ट करता है पेप्सिन, जो उसे फाइनली पेप्टोन में ब्रेक करता है, मतलब पहुंचा देता है उसके सिंपलर फॉर्म में। द गैस्ट्रिक लाइपेज हाइड्रोलाइज स्मॉल अमाउंट ऑफ लिपिड। स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज पाया जाता है और वो स्मॉल अमाउंट ऑफ लिपिड को क्या करता है, हाइड्रोलाइज करता है। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन इन डुओडेनम। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन इन डुओडेनम, काइम इज मिक्स्ड विद सक्कस एंट्रिकस, पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस। काइम जो स्टमक से आया हुआ डाइजेस्टेड फूड है, जब वो पहुंचता है इंटेस्टाइन में तो वहां पे 3 डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसको उसके ऊपर एक्ट, 3 डाइजेस्टिव जूसेस उसके ऊपर एक्ट करते हैं। एक सक्कस एंट्रिकस जिसे हम इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं, दूसरा पैंक्रियाटिक जूस और तीसरा बाइल जूस। एक्शन ऑफ बाइल की बात करें, बाइल में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते, ये केवल इमल्सिफिकेशन करता है किसका, फैट का। फैट को छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है जिसे मिसलीज कहा जाता है, ठीक है। और मिसलीज में जब कन्वर्ट कर देता है तो उससे उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है जिससे कि उसके ऊपर लाइपेज एंजाइम आसानी से काम कर पाए। बाइल ऑल्सो एक्टिवेट लाइपेज, ये लाइपेज एंजाइम को भी एक्टिवेट करता है। एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस के एक्शन की बात करें तो अमाइलॉप्सिन यानी पैंक्रियाटिक अमाइलेज, जो पैंक्रियाज में सिक्रेट होने वाला अमाइलेज है उसे पैंक्रियाटिक अमाइलेज या एमालॉप्सिन कहा जाता है। हाइड्रोलाइजेज रिमेनिंग स्टार्च इनटू डाइसेक्राइड्स, तो ये जो रिमेनिंग स्टार्च को डाइसेक्राइड में ब्रेक करता है। स्टार्च उस पे पैंक्रियाटिक अमाइलेज काम करता है, उसे माल्टोज, आइसोमाल्टोज और लिमिट डेक्स्ट्रिन में ब्रेक करता है। एंटेरोकाइनेज जो कि इंटेस्टाइनल जूस का पार्ट है, सॉरी पैंक्रियाटिक जूस का है। एंटेरोकाइनेज, एंटेरोकाइनिन कहा जाता है, सिक्रीटेड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोजा एक्टिवेट ट्रिप्सिन। ये इंटेस्टाइनल म्यूकोजा इंटेस्टाइनल जूस का पार्ट है, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से सिक्रीट होता है और ट्रिप्सिन को एक्टिवेट करता है, ठीक है। काइमोट्रिप्सिन या बोला जाए ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, और जो है ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजेन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिन एक्टिवेट काइमोट्रिप्सिनोजेन एंड प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। तो सबसे पहले देखो क्या हुआ, ट्रिप्सिनोजेन था वो ट्रिप्सिन में एक्टिवेट हुआ। कैसे एक्टिवेट हुआ, उसे एक्टिवेट किया एंटेरोकाइनिन या एंटेरोकाइनेज ने, जो सिक्रेट हुआ है इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से, इंटेस्टाइनल जूस का पार्ट है। अब ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजेन और प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज दोनों को एक्टिवेट कर रहा है, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में।
ये दोनों फंक्शन किसने किए हैं, ये दोनों काम किए हैं ट्रिप्सिन ने। फिर जो प्रोटीन पार्शियली डाइजेस्ट हुआ था, प्रोटीन, पेप्टोन और प्रोटियोजेज, इन पर तीनों काम करते हैं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइड, और उन्हें ब्रेक कर देते हैं ओवरऑल फाइनल प्रोडक्ट में जो कि डाइपेप्टाइड्स होता है। और फिर उसके बाद पैंक्रियाटिक जूस जो है फैट पर एक्ट करता है, लाइपेज एंजाइम उसे डाइग्लिसराइड, और फिर इस पे एक्ट करता है तो उसे मोनोग्लिसराइड में ब्रेक करता है। न्यूक्लिक एसिड पर एक्ट करता है न्यूक्लियस एंजाइम, तो न्यूक्लियोटाइड्स में ब्रेक करता है। ये जो प्रोसेस है ये सब पैंक्रियाटिक जूस के कंपोनेंट्स की वजह से ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस परफॉर्म होता है, ये डाइजेशन परफॉर्म होता है। पैंक्रियाटिक जूस, अभी इंटेस्टाइनल जूस का कोई बात नहीं आया, इंटेस्टाइनल जूस का केवल एक जिक्र आया है, एंटेरोकाइनेज, जो पैंक्रियाटिक जूस का इनएक्टिव एंजाइम ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट करने का काम कर रहा है। अब इसके आगे काम करेगा इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस क्या काम कर रहा है भाई, इन डुओडेनम रीजन द इंटेस्टाइनल जूस एक्ट द प्रोडक्ट ऑफ अबव रिएक्शन, ऊपर जो रिएक्शन में प्रोडक्ट बने हैं उन पर एक्ट करेगा। जैसे डाइपेप्टाइड बना है उस पर एक्ट करेगा डाइपेप्टाइडेज और उसे अमीनो एसिड में ब्रेक कर देगा, अमीनो एसिड एब्सॉर्ब हो जाएगा। माल्टोज पर काम करेगा, माल्टेज एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज में ब्रेक करेगा, ये ग्लूकोज एब्सॉर्ब हो जाएगा। लैक्टोज लैक्टेज पर एक्ट करेगा एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का फॉर्मेशन करेगा। याद रहे गैलेक्टोज सबसे फास्ट एब्सॉर्ब होता है, सबसे फास्ट अगर कोई शुगर एब्सॉर्ब होता है तो गैलेक्टोज एब्सॉर्ब होता है। सुक्रोज सुक्रेज पर एक्ट करेगा, उसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक कर देगा। ये हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेंगे जो एब्सॉर्बेबल फॉर्म है। ठीक है, कौन से फॉर्म है, एब्सॉर्बेबल फॉर्म है। फिर बात आती है न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स पर एक्ट करेंगे न्यूक्लियोटाइडेज, उसे ब्रेक कर देंगे न्यूक्लियोसाइड में। फिर न्यूक्लियोसाइड पर काम करेगा न्यूक्लियोसाइडेज, उसे ब्रेक कर देगा शुगर और बेस में। याद रहे ये सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म है न्यूक्लियोटाइड की, जो कंपोनेंट है ये ब्रेक होने के बाद ये एब्सॉर्ब होते हैं। डाइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड्स की बात करें तो इन पर एक्ट करेगा लाइपेज और इन्हें ब्रेक कर देगा किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। In large intestine there is no significant digestive activity. लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं पाई जाती। द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, क्या फंक्शन मिलता है लार्ज इंटेस्टाइन का, याद रखना है ये फंक्शन, इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता तो क्या फंक्शन है भाई, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल एंड सर्टेन ड्रग्स, वाटर, मिनरल और कुछ ड्रग्स को एब्जॉर्ब करता है। सिक्रीट म्यूकस फॉर एडरिंग वेस्ट पार्टिकल टुगेदर एंड ल्यूब्रिकेट फॉर देम इजी पैसेज, तो फीकल मैटर का फॉर्मेशन और उसका इजी पैसेज, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसका इजी पैसेज हो पाए, इसको मेंटेन करता है। फुल्ली डाइजेस्टेड सेमी फ्लूइड अल्कलाइन फूड इज फॉर्म्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज काइल, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड बना था पूरी तरह से डाइजेस्ट होके उसे काइल कहा जाता है। The digestive activity like gastric and intestinal secretions are controlled by neural and hormonal mechanism, तो हमारा नर्वस सिस्टम और हार्मोन दोनों ही गैस्ट्रिक एक्टिविटी और डाइजेशन के प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। द साइट, स्मेल और प्रेजेंस ऑफ फूड इन बक्कल कैविटी स्टिमुलेट सलाइवरी सिक्रीशन, भाई कुछ फूड ऐसा है टेस्टी देख लिया तो सलाइवा का सिक्रीशन बढ़ जाएगा, तो ये न्यूरल मैकेनिज्म है कंट्रोल करने का। और जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं डाइजेस्टिव हार्मोन, जो सिक्रीशंस और डाइजेस्टिव जूस के एक्शन और एक्टिवेशन और सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं, वो हार्मोनल मैकेनिज्म हो जाता है। एब्जॉर्प्शन की बात करें तो फाइनली एब्जॉर्प्शन के लिए फूड पहुंचता है इंटेस्टाइन में। अब बात आती है यहां पर, एब्जॉर्प्शन इज द ट्रांसफर ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन इनटू द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा इनटू ब्लड एंड लिम्फ, तो ब्लड और लिम्फ में ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब दो टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी खर्च नहीं होती और एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी खर्च होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसमें एनर्जी खर्च नहीं होती। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में ले जाना है, इसमें एनर्जी खर्च नहीं होगी। कॉन्सेंट्रेटेड रीजन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, बिना एनर्जी के एक्सपेंस के
ये प्रोसेस परफॉर्म होगा। इसमें ऑस्मोसिस होता है, डिफ्यूजन होता है, और दो टाइप का होता है, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। याद रखना है, सिंपल डिफ्यूजन से किसका एब्जॉर्प्शन होता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसेक्राइड लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड विटामिन, एन इलेक्ट्रोलाइट लाइक क्लोराइड आयन, ये सिंपल डिफ्यूजन से। फिर फैसिलिटेटेड से सम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड, तो ग्लूकोज और अमीनो एसिड अभी तक हमें दोनों में दिख गए हैं, सिंपल में भी और फैसिलिटेटेड में भी। एक्टिव एब्जॉर्प्शन की बात करें तो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस के अगेंस्ट जब ट्रांसफर होता है लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, तो वहां पर है एब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड एंड मोनोसेक्राइड लाइक ग्लूकोज। न्यूट्रिएंट है भाई, इनको पूरा एब्जॉर्ब करना जरूरी है। तो ग्लूकोज और अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन तीनों तरीके से होता है, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और किसका एब्जॉर्प्शन होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से? तो इलेक्ट्रोलाइट लाइक सोडियम आयन, सोडियम आयन की तरह सोडियम आयन का जो है एब्जॉर्प्शन होता है किस फॉर्म में? मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड की बात करें तो लिपिड जो है मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड्स एंड फैटी एसिड कैन नॉट बी एब्जॉर्ब डायरेक्टली बाय ब्लड एज दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। तो बाइल सॉल्ट जो है फॉस्फोलिपिड कन्वर्ट देम इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, जिन्हें हमने मिसलीज पढ़ा था, ये फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे ड्रॉपलेट्स में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, जिन्हें मिसलीज कहा जाता है। एंड दे आर रीफॉर्म्ड इनटू स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स, जिन्हें काइलोमाइक्रोन कहा जाता है। तो ये मिसलीज के ऊपर प्रोटीन कोटिंग, ये मिसलीज हैं, इनके ऊपर अगर प्रोटीन कोटिंग आ गई, ठीक है, तो ये क्या बन जाएंगे? काइलोमाइक्रोन बन जाएंगे। ये कहाँ बनते हैं? म्यूकोजा ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है, एब्जॉर्ब होने के बाद म्यूकोजा ऑफ इंटेस्टाइन में बनते हैं, और वहां से ये डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट होते हैं किसमें? लिम्फेटिक ग्लैंड यानी लैक्टील में, और लैक्टीन में काइलोमाइक्रोन वहां से फिर ड्रेन होता है किसमें? ब्लड में। तो ये डायरेक्टली ब्लड में नहीं जाता, ये पहले लिम्फ में जाता है और लिम्फ से ब्लड में जाता है। एब्जॉर्प्शन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो माउथ में सम अमाउंट ऑफ ड्रग्स, कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो एब्जॉर्ब होते हैं। स्टमक की बात करें तो वाटर, सिंपल शुगर, सम ड्रग एंड 100% एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल कितना? 100% एल्कोहल एब्जॉर्ब होता है किसमें? हमारे स्टमक में। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली जोजनम, जेजनम और इलियम में होता है। ऑल न्यूट्रिएंट इंक्लूडिंग मिनरल्स एंड विटामिन्स। इट इज द चीफ एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन का सबसे चीफ एरिया है, मेन एरिया है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विलाई इट्स ग्रेट लेंथ इज कॉइल्ड इन नेचर, विलाई की प्रेजेंस की वजह से इसकी लेंथ जो है वो इसकी एफिशिएंसी को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, एब्जॉर्प्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, लगभग 600 टाइम्स इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो यहाँ पर वाटर, सम मिनरल्स एंड ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन पाया जाता है, ठीक है, वाटर, सम मिनरल्स एंड ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन। The absorbed material are incorporated into tissue for their activity is known as assimilation। जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हुए हैं जब वो टिश्यू में जाते हैं वहां पर उनकी जरूरत के मुताबिक वो यूज होते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है एसिमिलेशन। द अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस लाइक प्लांट फाइबर, डेड बैक्टीरिया एक्सेट्रा फॉर्म फीसेस एंड दे एंटर सीकम थ्रू इलियोसीकल वॉल। तो जो अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस है जैसे प्लांट फाइबर, डेड बैक्टीरिया, ये फीकल मैटर का फॉर्मेशन करते हैं और ये सीकम में एंटर करते हैं इलियोसिकल वॉल्व, यानी इलियम और सीकम के बीच में पाया जाने वाला वॉल्व, विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ फीसेज। ये फीकल मैटर के बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। फीसेज आर टेम्परली स्टोर्ड इन रेक्टम, ये इनका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है ये टेम्परली फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन रेक्टम में स्टोर होता है, एंड देन इट इज एलिमिनेटेड थ्रू एनस, और इनको एलिमिनेट करने का जो प्रोसेस है वो ईजेशन या डीफिकेशन कहलाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं कैलोरिक वैल्यू ऑफ न्यूट्रिएंट की। न्यूट्रिएंट में जो कैलोरीज हैं जो उनकी कितनी एनर्जी देते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी बॉडी को हीट चाहिए एंड इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी, और ये हीट हमें कहाँ से मिलेगी? जो हमारा फूड है वो फूड जब ऑक्सीडाइज होगा तो हमें हीट मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ कैलोरी और जूल। 1 कैलोरी क्या होता है? 1 कैलोरी एक यूनिट है एनर्जी की या हीट की,
द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। अगर हम 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसको बढ़ाने के लिए जितनी हीट की जरूरत पड़ेगी उसे कहा जाता है 1 कैलोरी, और यही हो जाता है 1 किलो कैलोरी। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस, तो उसे 1 किलो कैलोरी या 1 किलो जूल कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस, तो उसे 1 किलो कैलोरी या 1 किलो जूल कहते हैं। अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड फ्रॉम कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इज नोन एज बॉम्ब कैलोरीमीटर। 1 ग्राम ऑफ फूड में कितनी एनर्जी मिली, इसे बोला जाता है बॉम्ब कैलोरीमीटर। अ क्लोज मेटल चैम्बर, फूड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर, अ क्लोज मेटल चैम्बर, जिसमें कि ग्रॉस वैल्यू हमें पता चलती है कि 1 ग्राम फूड में कितनी एनर्जी रिलीज हुई, और वो रिलीज का मेजरमेंट जिस कंटेनर में किया जाता है, जिस मेटल चैम्बर में किया जाता है, उसे हम बॉम्ब कैलोरीमीटर कहते हैं। एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इज द फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फूड, कि भाई फूड के बाद पास कितनी एनर्जी है और वो हमें कितनी एनर्जी देता है, यानी हमारी बॉडी उससे कितनी एनर्जी ले पाती। तो एक तो हो गया कि कितनी एनर्जी फूड में प्रेजेंट है, उसे कहते हैं ग्रॉस कैलोरिक वैल्यू, और उसने हमें कितनी दी, यानी हमारी बॉडी उसमें से कितनी एनर्जी ले पाती है, उसे बोला जाता है फिजियोलॉजिक वैल्यू। ये एक्चुअल एनर्जी है जो हमें फूड से मिलती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम प्रेजेंट होती है, जो हमें मिलती है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, यानी बहुत अच्छा अमाउंट हमें मिल जाता है। प्रोटीन में 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम होती है, हमें मिलती है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। फैट में 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम मिलती है और हमें मिलती है 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो कितना न्यूट्रिशन, यानी कितनी न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी होती है और हमें कितनी मिल पाती है, ये बात होगी। ठीक है, याद रखना है। कुछ डिसऑर्डर्स की बात कर लेते हैं और फिर कुछ डेफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। तो डिसऑर्डर्स में जॉन्डिस की बात करेंगे, पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, येलोनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन बाय डिपोजिशन ऑफ बिलिरुबिन। बाइल पिगमेंट है कौन सा, बिलिरुबिन, ये इंडिकेट करता है लिवर डैमेज को, इसे पीलिया या जॉन्डिस कहा जाता है। ठीक है, कुछ नहीं पीलिया, नाम है पीलिया। वॉमिटिंग या प्यूकिंग, इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू माउथ, माउथ से जो इजेक्शन होता है रिवर्स पेरिस्टाल्सिस की वजह से, उसे हम बोलते हैं वॉमिटिंग, और इसे कंट्रोल करता है हमारी बॉडी का वॉमिटिंग सेंटर जो है मेडुला ऑब्लिंगेटा। डायरिया हो गया, लूज मोशंस, व्यक्ति डायरेक्ट हो जाता है। फ्रीक्वेंट एलिमिनेशन ऑफ वाटरी फीसेस, फ्रीक्वेंट एलिमिनेशन ऑफ वाटरी फीसेस, इट रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ये फूड एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देता है। फिर कॉन्स्टिपेशन, इनफ्रीक्वेंट एलिमिनेशन ऑफ ड्राई स्टूल ड्यू टू डिक्रीज ऑफ पेरिस्टाल्सिस इन कोलोन, अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट सही से काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा, जो बॉवेल मूवमेंट है वो ऑब्स्ट्रक्ट होगा, उसे कॉन्स्टिपेशन या कब्ज कहा जाता है। इनडाइजेशन की बात करें तो इनडाइजेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें फीलिंग ऑफ फुलनेस, ऐसा लगता है कि पेट भरा हुआ है, फुलनेस फील हो रहा है, लंबा समय हो गया है फूड कंज्यूम किए, फिर भी अभी जो है स्टमक जो है फुल फील हो रहा है, उसे बोला जाता है फीलिंग ऑफ फुलनेस। क्यों होता है, क्योंकि डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, जो फूड घंटों पहले डाइजेस्ट हो जाना था वो अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ है। क्या रीजन हो सकता है, एंजाइटी, इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन, फूड पॉइजनिंग, स्पाइसी फूड। एंजाइटी हो रही है, बेचैनी हो रही है, हमारा रूटीन सही से नहीं चल रहा है, हमारा एंजाइम सिक्रीशन अपने टाइम से नहीं हो रहा है, फूड पॉइजनिंग हुई है या स्पाइसी फूड कंज्यूम किया है। फिर आता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, पीईएम, और याद रखना पीईएम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, यानी बॉडी को प्रोटीन तो मिल रहा है लेकिन उस प्रोटीन में एनर्जी कंटेंट इतना नहीं है कि हमारी रिक्वायरमेंट फुल हो पाए। अब उसमें प्रोटीन एनर्जी से दो सिचुएशन आती है, एक मरेस्मस, एक क्वाशियोरकर। अब मरेस्मस क्या है, क्वाशियोरकर क्या है, ध्यान से समझो। मरेस्मस क्या है, इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ बोथ प्रोटीन एंड कैलोरी। ठीक है, इसमें प्रोटीन और कैलोरी दोनों की डिफिशियंसी हो रही है, इसीलिए इसे मेनली प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कहा जाता है। इसे पीईएम प्रोटीन एनर्जी मरेस्मस भी हम बोल सकते हैं।
इट इज फाउंड इन इन्फेंट्स लेस देन अ ईयर इन एज। ये उन बच्चों में होता है जिनकी उम्र 1 साल से कम होती है। ठीक है। रीजन क्या रीजन हो रहा है भाई माल न्यूट्रिशन का, क्यों न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है? तो पहली बात, रिप्लेसमेंट ऑफ मदर मिल्क बाय अदर फूड विथ पुअर प्रोटीन एंड कैलोरिक वैल्यू, की मदर फूड को रिप्लेस कर दिया किसी दूसरे फूड से जिसकी कैलोरिक वैल्यू उतनी नहीं है जितनी मदर फूड की है। इट दिस ऑफन हैपन इफ मदर हैज सेकंड प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ व्हेन द अदर इन्फेंट इज टू यंग। एक बच्चा अगर बहुत यंग है और मदर में सेकंड प्रेगनेंसी अटेन हो जाती है जिससे उसमें मिल्क सिक्रीशन जो है ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, तो बच्चे में क्या हो सकता है? बच्चे में फिर आपको ये जो अगर हम बोलें कि माल न्यूट्रिशन डेवलप हो सकता है। क्या सिम्टम मिलेगा? इम्पेयर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, याद रखना, रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू प्रोटीन, एक्सट्रीम एमिकेशन इन बॉडी, हाथ पैर पतले हो जाएंगे, स्किन ड्राई हो जाएगी, रिंकल्ड हो जाएगी, बॉडी ग्रोथ कम हो जाएगी, वेट कम रहेगा, इम्पेयर्ड ग्रोथ एंड इम्पेयर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ब्रेन और मेंटल फैकल्टीज यानी मेंटली रिटार्डेड हो जाएगा, ब्रेन का डेवलपमेंट भी कम होगा। दूसरा आता है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर जो है ये केवल क्या है? प्रोटीन डेफिशिएंसी है, एनर्जी वाली डेफिशिएंसी नहीं है, ये प्रोटीन डेफिशिएंसी है। तो क्यों हुआ? इफ मदर मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय अ हाई कैलोरिक लो प्रोटीन डाइट इन अ चाइल्ड मोर देन 1 ईयर ऑफ एज, 1 साल से ज्यादा उम्र का बच्चा है जिसमें मदर मिल्क को रिप्लेस कर दिया, जिसमें कैलोरिक वैल्यू तो हाई है लेकिन प्रोटीन कम है। यानी ऐसा नहीं कि एनर्जी कम मिल रही है, प्रोटीन कम मिला, एनर्जी पर्याप्त मिल रही है, जो प्रोटीन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। क्या है? लाइक मेरस्मस इट शो मसल वेस्टिंग, मसल वेस्टिंग यहां पर पाया जाता है, थिनिंग ऑफ लिम्स पाया जाता है, फेलियर ऑफ ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट पाया जाता है। अनलाइक क्या है? उससे अलग क्या है? सम फैट इज स्टिल अंडर द स्किन, यहां पर स्किन के नीचे फैट प्रेजेंट होता है, वहां पर स्किन बहुत थिन और ड्राई थी। एक्सटेंसिव इडिमा एंड स्वेलिंग इन द बॉडी पार्ट्स आर सीन, बेसिकली एब्डोमेन रीजन में पेट फूला हुआ नजर आएगा। ठीक है, एब्डोमिनल पोर्शन जो है स्वेल्ड नजर आएगा जिसे हम इडिमा बोलते हैं। तो इडिमा मतलब है स्वेल्ड पोर्शन, एक्सटेंसिव स्वेलिंग जो है एब्डोमेन जो है पेट में शाइनी सरफेस दिखेगी क्योंकि इतना ज्यादा स्वेलिंग हो चुकी है। तो ये हमें डिफरेंस दिखेगा क्वाशियोरकर और मेरस्मस में। वहां पर प्रोटीन एनर्जी की कमी होती है, यहाँ एनर्जी मिलती है, केवल प्रोटीन की कमी होती है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और इसको आप आगे जो है रिवाइज करेंगे, इसके क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं फिर अगले टॉपिक में एक नए चैप्टर के साथ, देखेंगे कौन सा शुरू करते हैं।